अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 33 अबाउट कल्चर एंड लैंग्वेज लर्निंग। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स। क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक इज सब फील्ड ऑफ प्रैग्मेटिक्स। सबसे पहले तो आप इस जुमले को हाईलाइट कर लेंगे वाला एमसीक्यू में आ सकता है कि जो क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक है वो सब फील्ड है प्रैग्मेटिक की। Casper and Blumkalka defined CCP as a study of linguistic act by language users from different cultural backgrounds। अब ये वाला भी हाईलाइट कर लें कि ये किसने CCP का कॉन्सेप्ट दिया था, कस्पर एंड ब्लमकल्का ने, और ये CCP स्टैंड फॉर क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से जो लैंग्वेज लर्नर होते हैं वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लैंग्वेज लर्नर किस तरह से लैंग्वेज की स्टडी करते हैं और लिंग्विस्टिक एक्ट्स बाय लैंग्वेज यूजर फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि ना डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड रखने वाले यूजर्स रखने वाले स्टूडेंट्स किस तरह से लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं। क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट टू विच नॉन शेयर्ड नॉलेज और इन सिंपल टर्म्स स्केमाज इफेक्ट और मॉडिफाई द रिट्रीवल ऑफ इंटेंटेड मीनिंग। स्केमाज का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, यानी हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं। जो हमारा ब्रेन जो है ना, जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पहले उसके साथ ना मैच कर होता है कि किससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड अगर कोई नॉलेज हमारे माइंड में पहले हो तो वो उसको ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, और अगर वो ये नॉलेज हमारे लिए न्यू हो तो इस न्यू नॉलेज को भी ना वो एज अ टेम्पलेट, एज अ स्केमा सेव कर लेते हैं। फिर जब इससे रिलेटेड कोई न्यू नॉलेज होगा तो वो इससे रिलेट करके जल्दी समझ लेगा। तो इस चीज़ में हम क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक में ये समझ रहे होते हैं कि जो नॉन शेयर्ड नॉलेज, यानी ऐसा नॉलेज जो पहले हमारे पास नहीं होता और जो पहले हमारे पास होता है, वो सारा स्केमर्स के जरिए किस तरह से हम इंटेंटेड मीनिंग को रिट्रीव कर रहे होते हैं। CCP looks at issues outside classroom and concentrates on environment where participants are not explicitly learner but rather full member of the target language community। यानी CCP जो है ना वो क्लासरूम के अंदर जो लैंग्वेज लर्निंग हो रही होती है उस पर फोकस नहीं करता है, बल्कि क्लासरूम के बाहर इन्वायरमेंट में जो एक्सप्लिसिट लर्नर होते हैं, यानी वो लैंग्वेज को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बिजनेस, एकेडमिक या किसी पर्पस के लिए लर्न नहीं कर रहे होते हैं, वो जस्ट टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी के मेम्बर होते हैं। वो जो रहते हैं ना वो किस तरह से लैंग्वेज को लर्न कराते हैं, इस चीज़ पे फोकस करता है। इन प्रैग्मेटिक्स कल्चर इज़ नॉट अ कल्चर विद द कैपिटल C, दैट इज़ द लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट। अब प्रैग्मेटिक के अंदर जो कल्चर है ना, ये कैपिटल C वाला कल्चर नहीं है जिसका मतलब म्यूज़िक और आर्ट और लिटरेचर हो, बल्कि इस कल्चर का मतलब है हमारे बिलीव्स और जो हमारे रस्म व रवाज होते हैं सोसाइटी के अंदर, और ये यहाँ पे ना स्मॉल C से रिप्रेजेंट किया गया है। CCP investigates how human behavior is translated into instance of language in use, यानी हमारा जो बिहेवियर होता है वो किस तरह से लैंग्वेज हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो लैंग्वेज में किस तरह से ट्रांसलेट हो रहा होता है। Research has shown that the speaker's intended meaning mediated by linguistic samples may be interpreted or misinterpreted in cross-cultural context due to each interacts on snob of interpretation। यानी अब हर बंदे के पास इक्वल नॉलेज तो नहीं होता ना रस्म व रवाज के बारे में, कल्चरल नॉर्म्स के बारे में। तो बाज़ औक़ात जो हमारे इंटेंटेड मीनिंग्स होते हैं वो मिस इंटरप्रेट भी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो करेक्टली इंटरप्रेट भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो ना मिस इंटरप्रेट भी हो सकते हैं। यानी वो ना हर बंदा अपने कल्चरल नॉलेज के मुताबिक, उसका जो एक अपना रस्म व रवाज के मुतालिक उसका कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके मुतालिक वो मीनिंग को इन्फर कर रहा होता है। CCP examines behavior that are manifest or overt and other are latent or covert। The values and beliefs are embedded in talk both at the micro and the macro level। यानी और मीनिंग्स हो ना माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों में इन्फर किया जा रहा होता है। और माइक्रो का मतलब है कि यानी कि ना बहुत बारीकी में जाके समझने की जरूरत है, जस्ट हमें क्यूज़ दिए जा रहे होते हैं, और टर्न टेकिंग और इनडायरेक्ट की बात की जा रही होती है। बाज़ वक़्त नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, हमें किसी के फेस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अगला बंदा हमसे क्या चाहता है, वो क्या बात कर रहा है, उसकी बात के पीछे क्या मीनिंग हो सकते हैं। और मैक्रो यानी कि डायरेक्ट, जो आपके कहने का मतलब है वो डायरेक्ट कहा जाए। इंटरकल्चरल प्रैग्मेटिक इज़ बेस्ड ऑन द सोशो कोग्निटिव अप्रोच अकॉर्डिंग टू विच और माइंड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली बोथ इन द हेड एंड इन द वर्ल्ड। यानी जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी यूज़ करने की ज़रूरत होती है, हमें अपना माइंड भी यूज़ करना होता है, अपनी अक्ल शऊर का भी इस्तेमाल करना होता है, और इसके अलावा हमें वर्ल्ड का नॉलेज भी होना चाहिए। क्रॉस कल्चरल कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ डिस्कोर्स हैव शोन दैट रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएटनेस वेरी अक्रॉस कल्चर्स। अब क्रॉस कल्चरल
कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिस्कोर्स जो है वो ये शो करती है कि जो एप्रोप्रिएटनेस के रूल्स होते हैं वो वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। अगर हम किसी सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, किसी सेकंड लैंग्वेज में बेस्ट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज का यूज़ करके हम अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो जो रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएटनेस होते हैं, जो किसी दूसरी लैंग्वेज के यूज़र्स का जो कल्चर होता है, वो हमें सबसे पहले सीखने की ज़रूरत होती है एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए। और इसको यहाँ पे इन्होंने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का भी नेम दिया है। Modern language courses include elements of communicative competence, providing them with knowledge about and experience in using the socio-cultural rules of new language. किसी न्यू लैंग्वेज के जो सोशो कल्चरल रूल्स होते हैं उसका जो नॉलेज है उसको हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहेंगे अकॉर्डिंग टू हाइम्स। Intercultural pragmatic study speech acts across various cultures to study how language is manifested in the society and how is medium of differentiation between different cultures. Intercultural pragmatic जो स्टडी है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स के अंदर लैंग्वेज डिफरेंटली रिप्रेजेंट होती है, उसको किस तरह से सोसाइटी के अंदर वो अपना रोल प्ले कर रही होती है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। द डिफरेंस इन कल्चर काजेज अ नंबर ऑफ इंटरकल्चरल फेलियर्स सच एज सोशो प्रैग्मेटिक फेलियर एंड प्रैग्मा लिंग्विस्टिक फेलियर। ये ऊपर जो हमने बात की है वो ये बात ना कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं, कुछ कहावतें होती हैं, तो उनको समझने के लिए ना हमें कल्चर का एक अच्छा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। और अगर वो नॉलेज नहीं है और हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसको प्रैग्मेटिक फेलियर या प्रैग्मा लिंग्विस्टिक फेलियर कहेंगे। इंटर लैंग्वेज pragmatic focuses on pragmatic development of second or foreign language learner as they seek to become proficient. इंटर लैंग्वेज pragmatic के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है वो किस तरह से उसकी जर्नी है, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो रही है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के दौरान। वो प्रोफिशिएंट बनने के लिए जो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो सारी उसकी जर्नी है, उसके बारे में सारी स्टडी होती है इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक के अंदर। और यहाँ ये वाली एब्रीवेशन भी आपसे पूछी जा सकती है ILP स्टैंड फॉर इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक, मे बी कंसिडर्ड एज सब एरिया ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन and thus is inherently anchored an acquisition context. Learner and teachers need to understand interlanguage pragmatics to facilitate our understanding of how people comprehend and communicate meaning beyond what is said in the target language. यानी जो अब एक आप अज्यूम करें कि एक क्लासरूम है, उसमें जो लर्नर है उसके पास ये इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक जो है ना इसका नॉलेज नहीं है, यानी उसको हिडन मीनिंग के बारे में प्रैग्मेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरह से सेकंड लैंग्वेज को बेहतर तौर पे लर्न कर सकेगा। और इसके बरक्स अगर स्टूडेंट जो है वो सीखना चाहता है, उसके पास नॉलेज है कुछ ना कुछ, लेकिन टीचर को इसके मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो एक बेटर वे में टीचिंग नहीं कर सकेगा। तो लर्नर और टीचर्स दोनों के पास इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए। The interlanguage is a reduced system at early stage of development. Interlanguages refer to the intermediate, dynamic and transient language system. ये वाला highlight कर लिए वाला MCQ में आ सकता है। That according to the theory continue to develop over time and learner may closer and closer to attaining native like proficiency. लेकिन ये यानी ना ये ओवरऑल उसकी जर्नी के बारे में होता है कि किस तरह वो अपनी नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी गेन करता है और क्लोजर टू क्लोजर होता जाता है नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी के। आगे हमारे पास है लिसनर बिहेवियर इन CCP. CCP stand for cross cultural pragmatic. One aspect of interactional talk is the relative lack of attention given to the role of listener in the co-construction of the meaning in conversation. अब एक जो कमी होती है ना वो लर्नर की जो किस हद तक वो अटेंशन दे रहा है वाइल अ क्लास, वो उस पे ना फोकस नहीं होता, यानी टीचर का फोकस नहीं होता कि लर्नर की अटेंशन कितनी है, वो किस हद तक समझ रहा है उसको, यानी वो आगे से फीडबैक दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये एक यहाँ पे लैक होती है। एक एस्पेक्ट है इंटरेक्शनल टॉक का। एरिक्सन एंड स्कर्ट्स फाउंड दैट अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट डिस्प्लेड अटेंशन एंड लिसनरशिप इन लेस ओवर्ट वेज देन दोज एक्सपेक्टेड द वाइट काउंसलर। यहाँ पे उनका मवाजना किया गया कि वो किस तरह से अटेंशन शो करवा रहे होते हैं इवन व्हेन देयर नो जेंडर डिफरेंसेस। लिसनर क्यूज आर आल्सो कॉल्ड बैक चैनल क्यूज। अब लिसनर जो क्यूज दे रहे होते हैं ना कि अब टीचर जब लेक्चर दे रहा हो लिसनर आगे से क्यूज दे रहे कि हाँ मुझे समझ आ रही है, वो उसके फेस एक्सप्रेशन या यस नो जिस तरह से कह रहे हैं तो वो बैक चैनल क्यूज उनको कहेंगे। क्यूज आर बिलीव टू बी गिवन बाय द लिसनर व्हाइल द स्पीकर ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी और नरेटिंग रिसेंट इवेंट्स। और ये क्यूज तब एक्सपेक्टेड होते हैं जब कोई लिसनर स्पीकर जो कुछ स्टोरी सुना रहा हो, कुछ चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, कुछ नरेट कर रहा हो किसी इवेंट के बारे में। आगे हमारे पास है रेफरेंशियल कम्युनिकेशन।
Taran and Sversben choose to study how learners use language resources to signal given and new information to achieve effective referential communication. Taran and Sversben ने ये स्टडी की थी कि जो लर्नर होते हैं वो जो उनके पास न्यू इन्फॉर्मेशन है आ रही है और जो इन्फॉर्मेशन वो पहले से जानते हैं उसको सिग्नल करने के लिए वो किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ रेफरेंशियल कम्युनिकेशन, रेफरेंस के तौर पर वो किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं फॉर इफेक्टिव रेफरेंशियल कम्युनिकेशन के लिए। इफेक्टिव रेफरेंशियल कम्युनिकेशन इज इनहेरेंटली इंटरैक्टिव। Speaker must take into account any information the listener already has and any information the listener needs to know in order to identify the entity being referred to। यानी जो स्पीकर होता है ना उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है लिसनर को उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज है या वो लिसनर के लिए न्यू है। अगर वो न्यू है तो ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सप्लेन करे, उसको पहले उस चीज़ का जनरल इंट्रो करवाए जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। It is also an aspect of language use that depends on the careful decisions by speakers regarding linguistic forms, for example, in academic speech events. Bidwell, Hurlich, and Hartford focus their analysis on status perceiving strategies in the interaction between the advisor and advisees, particularly in educational setting where the pragmatic competence of native and non-native speaker of L2 are tested. They are of view that highly proficient non-native speaker may lack the ability to negotiate an advisement इंटरव्यू दैट इज डिपेंडेंट ऑन अप्रोप्रिएट स्पीच एक्ट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। तो ये वाला हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है। एट इशू इन द स्टडी इन इंप्रेशन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू ग्रेजुएट स्टूडेंट हु सीक टू बी वेल रिगार्डेड बाय देयर एडवाइजर। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं ईजीएस्ट वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।